आज हम वेव मोशंस के अंदर, तरंग गति के अंदर उसके उदाहरण के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले चैप्टर में अपने तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताया था, उसमें उसके अनुप्रस्थ तरंग का वेग फाइंड आउट किया था। यहाँ पे आज हम ठोसों में प्रत्यास्थ तरंग के बारे में पढ़ेंगे कि ठोसों में प्रत्यास्थ तरंगे हो तो उस कंडीशंस में जो सॉलिड के अंदर जो इलास्टिक वेव्स इन सॉलिड्स हो तो उस कंडीशंस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डायग्राम दिया गया है। ठीक है, इस डायग्राम में मैंने क्या किया, चित्र के अनुसार माना कि छड़ के एक सिरे अर्थात x बराबर 0 से x तथा x प्लस डेल x, ये तो हो गई x तथा इससे डेल x दूरी पे कोई दूसरी बिंदु भी b है, x तथा x प्लस डेल x, x तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इससे इस पॉइंट से आगे की बिंदु b है तो ये डेल x हो गई। सो 0 से लेके b तक की पोजीशन जो प्राप्त होगी वो कहलाएगी x प्लस डेल x, x तथा x प्लस डेल x। दूरी पर दो परिच्छेद क्रमशः a तथा b लेते हैं, a और 2 b लेते हैं। ठीक है, अतः प्लस x दिशा में तरंग संचरण के इसी क्षण a तथा b तलों के विस्थापित स्थितियां क्रमशः a डैश तथा b डैश है। विस्थापित क्या है, a तथा b डैश है, इसलिए a का जो विस्थापन होगा, a का जो विस्थापन हुआ वो a तथा a डैश क्या हो गया साई के रूप में, तथा b विस्थापित होकर साई तथा b तथा b डैश हो गया, जैसे विस्थापन क्या हो गया साई प्लस में डेल साई हो गया। ठीक है, तो इनकी विस्थापित स्थिति आपने बता दे, तो a का जो विस्थापन आएगा वो तो a डैश इज इक्वल टू साई तथा b डैश इक्वल टू साई प्लस डेल साई होता है। ठीक है, छड़ की जो प्रारंभिक लंबाई है वो मेरे पास क्या है, ab इज इक्वल टू डेल एक्स है। तो छड़ की जो प्रारंभिक लंबाई है वो कितनी है, a b इंटू में डेल एक्स है। ठीक है, तो ये a था वो विस्थापित होकर a डैश पे पहुंच गया तथा b विस्थापित होकर b डैश पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये स्थिति प्राप्त हो गई तथा लंबाई में जो परिवर्तन हुआ, लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, उसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो मैं कहूंगा कि a डैश b डैश माइनस का ab, मतलब इस लंबाई में से a डैश b डैश में से ab को मैं घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। सो a डैश b डैश माइनस का ab, a डैश b डैश माइनस का ab बराबर क्या हो जाएगा, इस चित्र से देखें a डैश b डैश माइनस का ab। अब ab को देखो तो a और b के बीच में देखो क्या क्या आ गया, a डैश, ठीक है, तथा a डैश और b आ गया, इसलिए ab बराबर क्या हो जाएगा a डैश प्लस में ab तथा a डैश b डैश बराबर क्या हो जाएगा a डैश b प्लस में b डैश। इस चित्र से अपन ले तो इससे अपन कर सकते हैं कि a डैश b डैश का तो मतलब क्या हो गया a डैश b प्लस में b डैश माइनस का ab का मतलब क्या हो गया, ab का मतलब हो गया a डैश प्लस में a डैश b, और इसमें क्या हो गया, इसमें ये कैंसिल हो गया, कौन सा a डैश b कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो प्राप्त होगी bb डैश माइनस का a डैश। सो bb डैश का मतलब हो गया साई प्लस में डेल साई तथा a डैश का मतलब हो गया साई। सो साई से साई कैंसिल हो गया, तो इसलिए मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, डेल साई प्राप्त हो गया। इसलिए अनुदैर्ध्य विकृति इज इक्वल टू, अनुदैर्ध्य विकृति मतलब s जो मेरे पास आई उसका आया कि a व b तलों के बीच में लंबाई में परिवर्तन अपॉन a व b तलों के मध्य प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई में परिवर्तन अपॉन में प्रारंभिक लंबाई जो क्या कहलाई, s इज इक्वल टू डेल साई अपॉन में डेल x कहलाई। इसलिए डेल साई अपॉन डेल x इज इक्वल टू हो गया डेल साई अपॉन में डेल x। इसी तरह इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं इसके अंदर कह सकता हूं जो कि डेल x टेंड्स टू 0 पर डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स में कह सकता हूं। तो मेरे पास जो s की वैल्यू प्राप्त हुई, जो स्लोप प्राप्त हुआ, अनुदैर्ध्य जो विकृति प्राप्त हुई वो प्राप्त हुई s इज इक्वल टू डेल साई अपॉन में डेल एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो कि छड़ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति, ये पीछे से अपन पढ़ चुके हैं कि छड़ का जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता है वो होता है प्रतिबल अपॉन में अनुदैर्ध्य विकृति। तो यंग का जो प्रत्यास्थ गुणांक होता है उसको डिनोट करते हैं अपन y से, इक्वल टू प्रतिबल अपॉन में अनुदैर्ध्य विकृति क्या s है, इसलिए प्रतिबल इज इक्वल टू y इंटू एस। सो y इंटू एस का मतलब क्या हो गया, डेल साई अपॉन में डेल एक्स। तो प्रतिबल इज इक्वल टू y इंटू डेल साई अपॉन में डेल एक्स। तो दबाव बल इक्वल टू प्रतिबल इंटू अनुप्रस्थ काट, तो दबाव बल का मान क्या हो गया, प्रतिबल इंटू अनुप्रस्थ काट के बराबर प्राप्त हो गया। तो मेरे पास जो प्रतिबल था वो तो आ गया y, यथार्थ मैं कह सकता हूं इसको सोल्व किया, प्रतिबल इज इक्वल टू y इंटू एस। ठीक है,
और एस की वैल्यू पीछे से निकाल चुके हैं समीकरण 1 से कि एस इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स होता है। सो प्रतिबल इज इक्वल टू क्या होता है वाई इंटू डेल साई अपॉन डेल एक्स, इसलिए चूंकि दबाव बल इज इक्वल टू प्रतिबल इंटू में अनुप्रस्थ काट, सो प्रतिबल इज इक्वल टू y इंटू में अनुप्रस्थ काट क्या आ जाएगा a इंटू डेल साई अपॉन में डेल एक्स। सो दबाव बल इज इक्वल टू y इंटू a इंटू एस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसलिए a पर जो दबाव बल होगा F a इज इक्वल टू y a इंटू में ऐसे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। एंड b पर जो दबाव बल होगा, b पर जब दबाव बल होगा y इंटू a इंटू में s, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से f की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी f इज इक्वल टू एफ बी माइनस का एफ ए प्राप्त हो गया, जिसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी y इंटू ए इंटू एस बी माइनस का एस ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 माइनस 4। 3 में से 4 गया तो समीकरण नंबर मेरे पास प्राप्त हो गया। अब समीकरण नंबर 5 में देखिए, यदि छड़ की लंबाई के अनुदिश अनुदैर्ध्य विकृति s के परिवर्तन की दर डेल एस अपॉन डेल एक्स हो तो a तथा b अनुप्रस्थ तलों के मध्य अनुदैर्ध्य विकृति क्या कहलाएगी, विकृति में जो परिवर्तन होगा वो कहलाएगा एस बी माइनस का एस ए इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। इसलिए जो कि प्लस एक्स दिशा में कार्यरत परिणामी जो बल है वो होगा एफ इज इक्वल टू वाई ए इंटू में डेल एस अपॉन में डेल एक्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। और समीकरण 6 तथा 6 से समीकरण 1 तथा 6 से मान रखेंगे, मैं किसके मान रखूंगा, इसका मान रखूंगा, इसका डेल एस अपॉन डेल एक्स का। तो डेल एस अपॉन डेल एक्स का मान रखा तो मेरे पास समीकरण 1 से प्राप्त हो गया डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स, दिस इज द एफ इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू में डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इंटू में डेल एक्स, दिस इज समीकरण नंबर 7। अब क्या किया, यदि छड़ के पदार्थ का घनत्व रो हो तो ए बी तथा बी परिच्छेद तलों के बीच छड़ के अल्पांश का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, a इंटू में रो इंटू में डेल एक्स होगा, तथा उसका त्वरण क्या कहलाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर हो। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार कि अल्पांश द्रव्यमान क्या माना अपन ने a रो इंटू में डेल एक्स, सो f का नियम क्या है, f इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन में अपने अप्लाई करूंगा। तो जो मास है अल्पांश द्रव्यमान वो तो आ जाएगा a इंटू रो इंटू में डेल एक्स, तथा द्रव्यमान क्या कहलाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दूंगा, इक्वल करने के बाद मेरे पास जो समीकरण प्राप्त हुआ कि x दिशा में कार्यरत परिणामी बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। सो F बराबर a रो डेल x इंटू में डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल टी का स्क्वायर, दिस इज द समीकरण नंबर 8। तो समीकरण 8 और समीकरण 7 दोनों को मैं एक दूसरे के बराबर किया तो f की वैल्यू को वहां पर समीकरण नंबर 7 में रखा, तो रखने पे मेरे पास प्राप्त होगा a रो इंटू में डेल एक्स इंटू में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू में डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स। सो ए से ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो बच गया कि डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन में डेल इंटू में डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। तो समीकरण नंबर 9 छड़ में संधारित अनुदैर्ध्य तरंग का अवकल समीकरण है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर जो 9 है वो क्या है मेरे पास, वो इक्वेशन नंबर 9 है वो छड़ में संधारित अनुदैर्ध्य तरंग का क्या है, अवकल समीकरण है। तो समीकरण 9 की तुलना तरंग के व्यापक समीकरण से जो एक भी में समीकरण जो मेरे पास प्राप्त हुआ था कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू v इंटू में डेल साई अपॉन डेल एक्स, तो ये वैल्यू जो प्राप्त हुई थी तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा, रखने के बाद मेरे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई तरंग का जो व्यापक समीकरण प्राप्त हो गया वो प्राप्त हो गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर से करते हैं। तो इससे करने पर अनुदैर्ध्य जो तरंग का जो वेग है उससे तुलना करने पर समीकरण नंबर 9 और इसकी तुलना की तो तुलना करने पर v स्क्वायर की जो वैल्यू प्राप्त हुई मेरे पास वो प्राप्त हुई अंडर रूट वाई अपॉन में रो, अंडर रूट वाई अपॉन में रो। वाई क्या है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक है, रो मेरे पास क्या है, अल्पांश है, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंग का जो वेग प्राप्त होगा वो समीकरण नंबर 10 प्राप्त होगा। इसलिए यदि इस पे न्यूमेरिकल आता है कि ठोसों में जो प्रत्यास्थ तरंग है, तो ठोसों में जो प्रत्यास्थ तरंग है उसका तरंग का जो वेग है वो निकालिए, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन रो प्राप्त हो गया। वाई तो क्या है, यंग प्रत्यास्थ गुणांक है, और रो मेरे पास क्या है, अल्पांश है, इसलिए वाई अपॉन रो की वैल्यू में रखूंगा। रखने के बाद में किसी भी ठोसों में जो प्रत्यास्थ तरंगे हैं उसका तरंग का वेग मैं निकाल सकता हूँ। या फिर वो एक तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठोसों में जो प्रत्यास्थ तरंगे हैं उनका अनुदैर्ध्य तरंग का जो वेग होता है v बराबर अंडर रूट वाई अपॉन रो होता है, सिद्ध कीजिए। तो ये आपसे ये भी इसके बारे में पूछ सकता है कि इसको भी सिद्ध कीजिए। इस तरीके से आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन ये पुटअप कर सकता है। अब इसके बाद में हम इसी वेव मोशंस के अंदर थोड़ा सा एक पार्ट और पढ़ेंगे फूरियर विश्लेषण का, तो फूरियर प्रमेय क्या होती है, फूरियर एनालिसिस क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके गुणांकों को यूज करते हुए उसके जो उदाहरण है तरंग के रूप में, उन उदाहरणों को अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे।
तो ये नेक्स्ट टॉपिक में हम है जो फूरियर प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।